हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, खासकर लिंकेज। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये दोनों जो टर्म दिए थे, ये दोनों टर्म दिए थे मॉर्गन ने। ठीक है, ये टर्म जो थे वो मॉर्गन ने दिए थे। मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो लिंकेज होता है ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो क्रोमोसोम जीन्स जो होंगे वो अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे जीन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लिंकेज होता है वो क्या होगा, लिंकेज जो होगा वो क्या होगा, जब एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो एक दूसरे के साथ फिजिकल एसोसिएशन की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज जो था होता है वो क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स, tendency of two genes to inherit together, to inherit together, together when genes are present on same chromosome, genes are present on same chromosome, सेम क्रोमोसोम पर जब होंगे तो ये साथ में जाने की टेंडेंसी रखेंगे। इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे, क्रॉसिंग ओवर वगैरह सारा हम इसमें देखेंगे। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का कारण होता है, इसका जो रीजन होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। है ना, क्रॉसिंग ओवर की ये वजह से हो रहा है। इतना आपको पहले जो है आउटलाइन अपने दिमाग में बना लेनी है। ठीक है, मेंडल को अगर हम याद करते हैं तो मेंडल ने जो भी 7 कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किए थे, है ना, तो उनके जीन्स जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे और अलग अलग क्रोमोसोम पर होने की वजह से वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे थे। ठीक है, और जो मेंडल की जो स्टडी थी, मेंडल्स जो स्टडी थी वाज बेस्ड ऑन जीन्स प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स, प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं थे, है ना, तो ऑटोजोम्स पर ये प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये जो जीन्स थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे, है ना, ये कहाँ पर थे, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे। तो इसकी वजह से कोई लिंकेज यहाँ पर देखने को नहीं मिला, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे ये एक क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ये एक क्रोमोसोम का पेयर हो गया। तो यहाँ पर जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे। तो आर इस कैपिटल वाई के साथ भी असॉर्ट हो सकता था, मतलब उसके साथ अलाइन हो सकता था, और स्मॉल वाई के साथ भी, स्मॉल आर इसी तरह से कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल वाई के साथ अलाइन हो सकता था। तो ये मेंडल की स्टडीज के बारे में मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉर्गन ने क्या स्टडी किया था। है ना, मॉर्गन ने जो स्टडी किया था वो दो क्रॉसेस को इन्होंने स्टडी किया था, है ना, और ये जो इनके जीन्स थे वो एक्स क्रोमोसोम पर थे, ये एक्स क्रोमोसोम पर थे। फिर हम आएंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने जो दो कैरेक्टर्स को स्टडी किए थे वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, एक तो हो गया बॉडी कलर, दूसरा हो गया आई कलर, दूसरा हो गया आई कलर, और ये नेक्स्ट था विंग साइज। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी कलर, बॉडी कलर, ये हो गया आई कलर, आई कलर। ओके, और तीसरा हो गया यहाँ पर विंग साइज, विंग साइज। ठीक है, तो पहला जो क्रॉस करवाया था वो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में था, क्रॉस ए के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये सेकंड क्रॉस था क्रॉस बी, है ना, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। आपको पता है कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे, रिकॉम्बिनेंट्स जो बने थे वो 1.3% बने थे, बाकी सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने थे। और सेकंड क्रॉस में, है ना, 37.2% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे, बाकी सारे क्या बने थे, बाकी सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने थे। इसका कारण क्या होता है, इसकी फर्स्ट वाले क्रॉस में जो दोनों जीन्स हैं, है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, और दूसरे वाले जो क्रॉस है उनके जीन्स हैं उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, उनमें डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, अब इसको क्रॉसिंग ओवर से रिलेट करके देखते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कम ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम ज्यादा, है ना, ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, जैसे दो केस हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये सेंट्रोमियर मान लो, ये सेंट्रोमियर मान लो, और ये इसके क्रोमेटिड्स मान लो। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स मान लो, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो जीन्स के बीच में, पहले वाले केस में मान लेते हैं कि जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना, जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पर ये ए जीन मान लो और ये वाला जो है वो बी जीन मान लो।
ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये कौन से क्रोमेटिड्स हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और आपको ये भी पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हुआ था, है ना? जीवन में एक क्रोमेटिन एक डीएनए के बराबर था, और G2 फेज में, आफ्टर एस फेज, यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए बन गए थे। तो इस पर भी जो इसका एलिल रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल ए ही रहेगा, और इस पर क्या रहेगा? कैपिटल बी ही रहेगा। ठीक है। दूसरे वाले केस में हम देख लेते हैं कि सपोज यहाँ पर ये, क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्मॉल ए, और क्या होगा? स्मॉल बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यही जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक डीएनए की दो ही कॉपी हैं, है ना? बट ये एक क्रोमोसोम्स अलग है, इसको पैटर्नल मान लो, इसको मैटरनल मान लो, कि ये एक क्रोमोसोम पिताजी से आया है, फादर से आया है, और एक क्रोमोसोम माताजी से आया है या फिर मदर से आया है। ठीक है। और ये दोनों जो क्रोमेटिड्स होंगे, ये वाले जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ओके, और इन्हीं के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। दूसरे वाले केस में हम मान लेते हैं जिसमें डिस्टेंस क्या है? कम है। जिसमें क्या है? डिस्टेंस कम है। ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, और यहाँ पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, तो इसको ऐसे मान लो। ठीक है। और हम जीन्स के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम बताने वाले हैं। ओके, जीन के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर कम बताएंगे। जैसे यहाँ पर इसको ए ही मान लो, इसको बी मान लो। तो यहाँ पर ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, तो क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस कम है, स्मॉल बी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल ए, और ये हो गया स्मॉल बी। ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब पहले वाले केस में देखना, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा है, पहले वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा है ना? और दूसरे वाले केस में डिस्टेंस क्या है? कम है। डिस्टेंस क्या है? कम है। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिड है, ये डीएनए का बना हुआ है ना? और आपको पता है क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? पैकाइटिन में होता है। पैकाइटिन स्टेज में होता है। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा। तो ये डीएनए का थ्रेड ए और बी के बीच में, ए जीन और बी जीन के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होना है, तो ये डीएनए का थ्रेड यहाँ पर क्या हो पाएगा? मुड़ पाएगा, है ना? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम, डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अगर दूसरे वाले केस में मैं देखता हूँ तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। तो ये डीएनए का जो थ्रेड है वो प्रॉपरली यहाँ पर बेंड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये, है ना, ये कैपिटल ए मान लो, और ये कैपिटल बी है। ठीक है। ये यहाँ पर क्रोमेटिन का थ्रेड जो है वो बेंड हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। और ये इसका कौन सा क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इनके बीच में भी यहाँ पर क्या होगा? जो क्रोमेटिन का थ्रेड है वो क्या हो पाएगा? मुड़ पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, अरे इसी को तो हम काइजमेटा बोलते हैं। और काइजमेटा, है ना, जो होगा, आपको पता है कि ये हमें डिप्लोटीन में दिखाई देगा, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। और यही क्रॉसिंग ओवर जो है हमें शो हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए ये कैपिटल, अब इनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे हो सकता है? कैपिटल बी स्मॉल बी की जगह आ सकता है, या फिर स्मॉल बी कैपिटल बी की जगह जा सकता है। इसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए की जगह आ सकता है, एंड वाइस वर्सा। ओके। तो यहाँ पर अगर मैं गेमेट के कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ, गेमेट के कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ, तो कैपिटल ए बी, सपोज यहाँ पर मान लो कि स्मॉल ए ऊपर गया होगा, तो स्मॉल ए कैपिटल बी, इधर से कैपिटल ए नीचे आ गया होगा, कैपिटल ए नीचे आ गया होगा, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये क्या हो गया? स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिए जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। बट यहाँ पर ये वाले जो बने हैं इनको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। ओके। और रिकॉम्बिनेंट्स जो मैक्सिमम बन पाएंगे, है ना, क्योंकि इनमें चांसेस ऑफ रीजॉइनिंग जो होगा, चांसेस ऑफ रीजॉइनिंग जो होगा वो भी 50% होता है। वापस क्या हो सकता है कि ये यहाँ से रिकॉम्बिनेज काम किया, रिकॉम्बिनेज यहाँ पर काम किया, और रिकॉम्बिनेज, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉम्बिनेज क्या करता है? कटिंग एंड रीजॉइनिंग करता है। तो हो सकता है यहाँ पर कैपिटल बी वाला धागा टूटा डीएनए का, और वापस कैपिटल ए से ही जुड़ जाए। हो सकता है वो स्मॉल ए से ना जुड़े। ठीक है। तो चांसेस ऑफ रीजॉइनिंग यहाँ पर क्या होता है? 50% होता है। ये वाले जो दोनों बने हैं ये मैक्सिमम 50% बन सकते हैं। वो भी किस केस में बनेंगे? जब क्रोमोसोम्स, जो जीन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। और यहाँ पर ये 50% तो बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए हम बोलते हैं ना कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम 50% तक होती है। अब यहाँ पर दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में देखो कि ये
जो क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो ये क्रोमेटिन का धागा प्रॉपर या फिर डीएनए का जो थ्रेड है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहा है, बेंड नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली बेंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये कैपिटल ए मान लो और ये कैपिटल बी, और ये क्या है, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, सेम इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स पर होंगे। बट आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। और क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, मतलब नए कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशंस आए ना तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, ज्यादा है। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे या फिर रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब लिंकेज कम है, लिंकेज क्या है, कम है। दूसरे वाले केस में देखो डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है या फिर कम हो पा रहा है ना। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने की वजह से जो गेमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ज्यादा गेमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी और स्मॉल ए बी। तो क्रॉसिंग ओवर कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कम होगा, रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस कम है तो लिंकेज यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, रिकॉम्बिनेशन कम। ये सारी बातें हैं इसके बारे में जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। इस लॉजिक से हम समझेंगे तो आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, है ना। और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एक बार ये देख लेना कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, है ना, ये हिज स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला लाइन, हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्टवेंट used frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on chromosome। मतलब यहाँ पर जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं उन्होंने, है ना, जैसे यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 10%, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उसको 10 मैप यूनिट, मतलब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस। अच्छा ये समझ लो कि जैसे यहाँ पर ये है रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज सपोज यहाँ पर आ रहा है 10%, क्योंकि ये आपको पता है कि फर्दर गेमेट्स के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, प्रोजेनी में जाएंगे। तो प्रोजेनी में सपोज यहाँ पर 10% प्रोजेनी जो है वो क्या मिल रही है, रिकॉम्बिनेंट्स मिल रही है। बाकी कितनी बची, 90%। तो यहाँ पर 90% पेरेंटल है। अब देखिए जैसे 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो 10% है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये 10 मैप यूनिट डिस्टेंस के बराबर है या फिर 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस के बराबर है बिटवीन टू जीन्स विच आर लिंक्ड। ओके, अब क्योंकि इससे डिस्टेंस हमें पता चल रही है दो जीन्स के बीच में, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस, तो इनकी पोजीशन को भी हम मैप कर सकते हैं। और ये, है ना, जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो आगे वाला टॉपिक है तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाई दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस हमें पता है तो हम उनका मैपिंग कर सकते हैं या फिर उनको हम असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।